जगह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की चर्चा में। आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले और आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये पिक्चर जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए और आपको जो प्रश्न आपके सामने मैं जो रख रहा हूं कि आपको बताना है कि ये पिक्चर कहां का है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लोग यहां पे दिख रहे हैं, ये जो जमावड़ा आपको दिख रहा है वो कहां का है। कुछ सेकंड्स के लिए सोचिए और अगर आपके मन में आता है कि ये जो जमावड़ा है, ये जमावड़ा किसी मंदिर के लिए जा रहा है, बंगलुरु, पुणे, मुंबई या दिल्ली का ये जमावड़ा है, तो इसका आंसर गलत है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये पिक्चर है माउंटेनियर्स, जिसे हम कहते हैं गिरियारोहक। माउंट एवरेस्ट के लिए चढ़ने के लिए ये सारे लोग जा रहे हैं और वहां पर आपको ये ओवरक्राउडिंग दिख रही है और यही आज की हमारी चर्चा का विषय है, ओवरक्राउडिंग ऑन द पाथ टुवर्ड्स माउंट एवरेस्ट। हम जैसे जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला अगर कोई पहाड़ है, अगर कोई पीक है तो वो माउंट एवरेस्ट है। और हम जानते हैं कि इस माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर, 8848 मीटर, अगर उसको हम फीट में कन्वर्ट कर ले तो अप्रोक्सीमेटली 29,032 फीट इतनी ऊंचाई वाला यह माउंट एवरेस्ट है। और कोई भी जो गिरियारोही होता है जिसे वहां पर माउंटेनियरिंग करने का शौक है, तो ऐसे लोगों का सपना होता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार मैं माउंट एवरेस्ट पर वहां पर जाऊं। और इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने के लिए विश्व में से अलग अलग तरह के लोग वहां पर आते हैं। और हम जैसे जानते हैं कि ये जो समिट है, ये जो पीक है, ये नेपाल के माध्यम से या नेपाल देश के माध्यम से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। एक्चुअली 17 अलग अलग तरह के अप्रोचेस है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट के लिए पहुंचना है तो 17 अलग अलग अप्रोचेस के माध्यम से हम जा सकते हैं। लेकिन अब तक का इतिहास हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही अप्रोचेस का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। एक जो अप्रोच है वो तिब्बत के माध्यम से जाता है और दूसरा जो अप्रोच है वो नेपाल के माध्यम से जाता है। सो साउथ ईस्ट रीज हम जिसे कहते हैं, जो नेपाल के माध्यम से आप उस समिट पर पहुंच सकते हो, या दूसरा जो तरीका है तिब्बत के माध्यम से, नदन रीज के माध्यम से आप वहां पर पहुंच सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम गिरियारोही साउथ ईस्ट रीज का, इसका मतलब ही नेपाल के टूरिज्म मिनिस्ट्री के माध्यम से वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हुए माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए वो प्रयास वहां पर करते हैं। अप्रोचेस तो 17 अलग अलग तरह के हैं, लेकिन जिस तरह के रीजेस है, जिस तरह की कठिनाई वहां पर होती है और बाकी जो सुविधाएं हैं वो नेपाल गवर्नमेंट द्वारा या तिब्बत के माध्यम से वहां पर दी जाती है। इसकी वजह से ये नेपाल वाला रूट मैक्सिमम गिरियारोही जो है उसको प्रेफर वहां पे करते हैं। अब ये सारी चर्चा मैं आज आपके सामने क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वर्ष 2023 का अप्रैल महीना और वर्ष 2023 का मई महीना इन गिरियारोहियों के लिए, इसका मतलब इन माउंटेनियर्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो माउंट एवरेस्ट के लिए जाना चाहते हैं। और इस साल अब तक के इतिहास में नहीं हुआ वो चीज हुई है। नेपाल गवर्नमेंट ने वर्ष 2023 के लिए अब तक 454 परमिट्स, ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट के लिए जाना है तो आपने जो है आपका झोला उठाया और डायरेक्टली आप जो है माउंट एवरेस्ट पे वहां पे पहुंच गए। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको तो जो है अक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, बाकी सारी तैयारियां करनी पड़ती है। बट उससे भी महत्वपूर्ण चीज, वहां पर जाने के लिए आपको नेपाल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से वहां पर परमिशन लेनी होती है। उसके लिए आपको परमिट निकालना होता है और यह परमिट के लिए जो है आपको $11,000, 11,000 इंटू 80 आप करके देखो, सो $11,000 इतना जो है आपको फीस उसके लिए भरना पड़ता है। इस साल नेपाल गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड अब तक की हिस्ट्री में वहां पे नहीं हुआ, 454 लोगों को उसका परमिट वहां पे दिया हुआ है। अब अगर कोई गिरियारोही वहां पर ऊपर जाता है तो वो अकेले तो नहीं जाता है, कम से कम उसके साथ एक शेरपा लोकल गाइड वहां पर होता है। तो 454 प्लस 454 वहां पे करो, इट बिकम्स 908, यानी 900 से भी ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की तरफ जो है चढ़ाई करने के लिए इस साल में जाने वाले हैं।
तो आपके मन में प्रश्न आएगा, सर व्हाट इज अ बिग डील इन दैट? ठीक है, आप बोल रहे हो कि रिकॉर्ड परमिट्स वहां पे दिए हुए हैं, 365 दिन है, 365 दिन में से जो है 900 लोग वहां पर जाएंगे, तो इतना बड़ा उसमें जो है हंगामा करने का क्या उसमें मामला है? पूरे साल भर माउंट एवरेस्ट के लिए जाने के लिए आप चढ़ाई नहीं कर सकते हो। देयर इज अ प्रेफर्ड विंडो। यूजुअली अप्रैल या मई महीने में ही ज्यादा से ज्यादा गिरियारोही जो है माउंट एवरेस्ट के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि फेवरेबल वेदर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो स्नो होता है, जो वहां के बर्फीले पहाड़ है, वो वहां पर जमे हुए हैं। कंपैरेटिवली वहां पर एवलांचेस का, इन अ वे वहां पर जो है जो हिमनग है उनको नीचे गिरने का चांस, उसकी रिस्क कंपैरेटिवली इस पीरियड में कम होती है। एंड दैट टू मई का सेकेंड हाफ, यूजुअली जो मध्य होता है मई महीने का, उस वक्त ज्यादा से ज्यादा गिरियारोही माउंट एवरेस्ट के लिए जो है चढ़ाई करने के लिए वहां पर तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब मई महीने में इन 900 में से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट के लिए चढ़ाई करने के लिए निकलेंगे। कुछ लोग ऊपर चढ़ेंगे, कुछ लोग जो है ऊपर से नीचे उतरेंगे। इसका ही मतलब ये सारा जो अप्रोच रूट है नेपाल से जाने वाला, वहां पर क्या होने वाला है? वहां पर भीड़ जमने वाली है। वहां पर जो है लाइन में लोग लगे हुए आपको वहां पे दिखाई देंगे। सबसे पहला जो मैंने पिक्चर अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो वो तो जो है एक तरीके से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से रिलेटेड वो पिक्चर वहां पे था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर वहां पे जाएंगे तो चढ़ाई मुश्किल होती जाएगी, और वहां पर अगर इस तरह की भीड़ रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएंगे उसका आप जो है इमेजिनेशन कर सकते हो, और उसमें से कितने सारे रिस्क डेवलप होते हैं इसकी भी जो चिंता आप वहां पर कर सकते हो। सो इस साल इन सारे रिस्क को ध्यान में लेते हुए भी नेपाल गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 454 परमिट्स दिए हुए हैं, और आने वाले दिनों में और भी एक्स्ट्रा परमिट नेपाल के गवर्नमेंट द्वारा दिए जा सकते हैं। यह सारी घटना अप्रैल मई 2023 में हो रही है। इसके लिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करने के लिए, उससे संबंधित चर्चा करने के लिए आज का यह डिस्कशन मैं आपके सामने वहां पे कर रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे मन में वहां पर निर्माण होता है कि ये तो सारी सिचुएशन वहां पे है, लेकिन वर्ष 2023 में और भी मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। जैसे मैंने बताया, नेपाल गवर्नमेंट ने तो जो है अब तक जितने परमिट नहीं दिए थे उतने जो है एक ही साल में वहां पे दे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर करेंगे तो यूजुअली क्या होता है, विंटर के जो महीने होते हैं उन विंटर के महीनों में जो है वहां पर बर्फबारी होती है। बर्फबारी होने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन हफ्तों में यह बर्फ जो है वहां पर जम जाती है, और बर्फ के जमने की वजह से जो अप्रोच रूट है माउंट एवरेस्ट पे समिट पे जाने के लिए, यह गिरियारोही जिस मार्ग का वहां पे इस्तेमाल करते हैं तो वो इस मार्ग से जाते हैं जहां पर बर्फ अच्छी तरीके से जमी हुई है। अब इस साल मामला क्या हो गया, जस्ट कुछ हफ्ते पहले ही वहां पर बर्फबारी हो गई, और जब बर्फबारी वहां पर हो गई तो यह बर्फ जो है वहां पे कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। अब यह बर्फ वहां पर कंपैरेटिवली सॉफ्ट है तो उसमें से भविष्य में आने वाले दिनों में एवलांचेस, एक तरीके से ये जो हिमनग है वो वहां पर टूट के नीचे गिरने के चांसेस है, और अगर ये हिमनग टूट के नीचे आ जाएंगे, एवलांचेस वहां पे हो जाएंगे, तो ऊपर चढ़ने वाले या ऊपर से नीचे उतरने वाले ये लोग इस एक्सीडेंट का शिकार बन सकते हैं, और ऐसे एक्सीडेंट कई बार हिमालय पर होते रहते हैं। अगर हम वर्ष 2019 की बात करें तो वर्ष 2019 में भी 11 क्लाइंबर्स, 11 गिरियारोहियों को जो है अपनी जान वहां पे गंवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि जो है एक तरीके की भीड़ वहां पर थी, और दूसरा महत्वपूर्ण वहां पे एस्पेक्ट एवलांचेस की वजह से। इस साल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी वर्ष 2023 में भी 3 नेपाली क्लाइंबर्स जो माउंट एवरेस्ट की तरफ चढ़ाई वहां पे कर रहे थे, उनको भी जो है अपनी जान वहां पे गंवानी पड़ी। सो प्रॉब्लम ऑफ एवलांचेस ये जो है वर्ष 2023 में रिसेंट टाइम में बर्फबारी होने की वजह से और भी ज्यादा बढ़ने की वहां पर पॉसिबिलिटी है, वहां पर चांसेस है। यानी अभी का क्या सिनेरियो है, यह सिनेरियो मैंने आपके सामने वहां पे रखा। फिर आपके मन में अगला प्रश्न आएगा कि अगर इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, यह सारा मामला वहां पर है, तो नेपाल गवर्नमेंट ने इतने सारे लोगों को परमिट क्यों दिए होंगे,
इतने सारे लोगों को जो है ऊपर जाने के लिए परमिशन क्यों दी होगी? क्योंकि आफ्टर ऑल उनको यह सारा मामला कोऑर्डिनेट वहां पे करना है। अगर यह प्रश्न आपके मन में वहां पे आता है तो उसका आंसर है रेवेन्यू, पैसा। हर एक गिरियारोही से $11,000, $11,000 नेपाल गवर्नमेंट के टूरिज्म मिनिस्ट्री को वहां पे मिलते हैं। यानी अगर हम पिछले 2-3 सालों की वहां पे बात करें और अगर इसी साल की अगर हम बात करें वर्ष 2022-2023 की, तो $4.86 मिलियन, ऑलमोस्ट $4.8 करोड़ ये जो है नेपाल गवर्नमेंट को इस परमिट फीस के माध्यम से मिला है। तो जितने ज्यादा गिरियारोही उसके लिए अप्लाई करेंगे उतना नेपाल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा वहां पे मिलेगा। तो यह पैसा तो नेपाल गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहता है, इसकी वजह से उन्होंने रिकॉर्ड परमिट इस साल बहाल करके दिए। सिर्फ पैसा इतना ही मामला वहां पे नहीं है। दूसरा जो मामला है टूरिज्म पोटेंशियल। हमें जैसे पता है कि नेपाल छोटा सा देश है, नेपाल कंपैरेटिवली गरीब देश है। तो नेपाल देश को अगर उनके लोगों को अलग अलग रोजगार प्राप्त करके देने हैं तो उसमें टूरिज्म का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, पर्यटन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर बाहर के देशों से इस तरह के फॉरेनर्स वहां पे आते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए या अलग अलग हिमालयन पीक्स को वहां पर समिट पर वहां पर पहुंचने के लिए, तो ऑटोमेटिकली लोकल गाइड्स लगेंगे, ऑटोमेटिकली सपोर्टिंग सिस्टम लगेगी, होटल्स लगेंगे। इसका ही मतलब वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएंगे। स्थानिक लोगों को रोजगार देने के लिए ये जितने ज्यादा फॉरेनर वहां पर आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट वहां पर आएंगे, उतना नेपाल के लिए जो है फायदे का होगा। और इसीलिए इस साल नेपाल गवर्नमेंट ने 484 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल अगर हम करेंगे तो 900 से भी ज्यादा लोगों को माउंट एवरेस्ट पे जाने की परमिशन वहां पे दी हुई हमें दिखाई देगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें पता है कि वर्ष 2019 तक माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई के लिए जो है नेपाल गवर्नमेंट वहां पे परमिशन देता था। वर्ष 2020 में सारे विश्व को जो है हिला देने वाला कोविड-19 का प्रकोप और उसके जो है इफेक्ट वहां पे दिखने लगे। वर्ष 2020, 2021, 2022 तक इस कोविड-19 की वजह से उतने ज्यादा पैमाने पर नेपाल गवर्नमेंट ने परमिट वहां पे इशू नहीं किए थे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। कोविड-19 के इस महामारी के बाद में यह पहला मौका वहां पर होगा जहां पर नेपाल गवर्नमेंट फ्रीली इस तरह के माउंट एवरेस्ट के लिए जाने के लिए परमिट्स वहां पर इशू कर रहा है। और उसका ही नतीजा है पोस्ट कोविड-19 का यह पहला मौका होने की वजह से ज्यादा लोगों की जो है वहां पे एंथुजियाज्म, ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जो है वहां पर अप्लाई कर रहे हैं और नेपाल गवर्नमेंट भी जो है उनको परमिशन दे रहा है, परमिट बहाल कर रहा है। ये तो सारे जो है चाइना से रिलेटेड सारे मामले वहां पे हो गए। इसमें और एक जो है फैक्टर वहां पे ऐड हो गया और वो है चाइना रिलेटेड फैक्टर। जैसे मैंने बताया कि टोटल 17 अप्रोचेस है माउंट एवरेस्ट को लिए जाने के लिए। तो तिबेट से जाने वाला जो अप्रोच है चाइना का, जिसके ऊपर एक तरीके से जो है इंफ्लुएंस है, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने जो है इस साल एक रूल में जो है तब्दीली की। जिनको माउंट एवरेस्ट के लिए जाना है चाइना के माध्यम से या चाइनीज अप्रोच चाइना के माध्यम से, ना कि नेपाल के रूट के माध्यम से, तो उनके लिए जो है चाइना ने उन गिरियारोहियों के लिए एक रूल में बदलाव किया। और उस रूल के अनुसार उन्होंने कहा कि गिरियारोहियों को अगर वहां पर माउंट एवरेस्ट के लिए वहां पे जाना है तो उनके लिए कंडीशन रखी कि उन गिरियारोहियों ने कम से कम 8,000 मीटर ऊंचाई वाला पीक, 8,000 मीटर ऊंचाई वाला पहाड़ जो है वहां पर कम से कम उसने जो है उस तरह का गिरियारोहण या उस तरह का 8,000 मीटर पीक को जिसने स्केल किया है, उन्हीं माउंटेनियर्स को चाइनीज रूट से जाने की परमिशन हम वहां पे देंगे। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे गिरियारोहियों ने यह कंडीशन वहां पे फुलफिल नहीं की थी और इसकी वजह से चाइनीज रूट के माध्यम से जाने के बजाय वो जो है नेपालीज रूट को प्रेफर करते हुए, नेपालीज परमिट को जो है हासिल करने के लिए प्रयास करते हुए हमें पिछले कुछ महीनों में वहां पे दिखाई दिए। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे, पैसा वाला फैक्टर, टूरिज्म पोटेंशियल वाला फैक्टर, चाइनीज अप्रोच वाला फैक्टर एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज कोविड-19 के खत्म होने के बाद में
पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड ये पहला मौका गिरियारोहियों के लिए उपलब्ध है जिसके माध्यम से वो माउंट एवरेस्ट पर वहां पर चढ़ सकते हैं। तो क्यों नेपाल गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया होगा, इसके कारण तो जो है इसके माध्यम से आपको ध्यान में आ गए। अगर ऐसा होता है तो क्या रिस्क एसोसिएटेड है? सबसे पहली चीज जैसे मैंने कहा, ओवरक्राउडिंग। इतने सारे 900,000 लोग एक ही वक्त उतने ही पर्टिकुलर विंडो में, उतने ही पर्टिकुलर पीरियड में ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, तो वहां पे ओवरक्राउडिंग तो होना ही होना है। वहां पर इन लोगों का जो है जमावड़ा होना ही होना है। और स्पेशली जो बड़े ही डिफिकल्ट पासेस है, बड़े डिफिकल्ट इस तरह के रीजेस के ऊपर से जाना है, वहां पर एक व्यक्ति की चूक बाकी सारे लोगों के लिए जो है घातक हो सकती है, उनकी जान भी उसकी वजह से जा सकती है। सो मेन प्रॉब्लम क्या है? ओवरक्राउडिंग, जो ऑलरेडी अभी के सिचुएशन में होने की बहुत ज्यादा वहां पर आशंका जताई जा रही है। जब हम ऊपर जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 8,800 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट को एक तरीके से जो है स्केल करने के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो अलग अलग तरह के हेल्थ रिस्क ये भी पिक्चर में वहां पे आएंगे। अलग अलग तरह के जो है आरोग्य से संबंधित प्रश्न वहां पर निर्माण होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो है इतनी ऊंचाई पे वहां पे जा रहे हैं, तो हमारा शरीर भी उसके साथ एडजस्ट होना चाहिए। यस, वो जा रहे हैं अप्रैल महीने में, मई महीने में, लेकिन उनका अक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो जनवरी या फरवरी महीने से ही शुरू हुआ है। अक्लेमेटाइजेशन इसका मतलब क्या? थोड़ी ऊंचाई के ऊपर जाके आपका लंग्स, आपके हार्ट, वहां पे जो एयर का प्रेशर है, वहां पर जो कम ऑक्सीजन है, उसके साथ आपके बॉडी को एडजस्ट करने का प्रयास, यानी अक्लेमेटाइजेशन। तो अक्लेमेटाइजेशन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। कुछ ऊंचाई पर वहां पे आप जाते हो, कुछ दिनों के लिए वहां पे रहते हो, फिर से और ज्यादा ऊंचाई पर वहां पर जाते हो, फिर से वहां पे जो है कुछ समय के लिए आप वहां पे रहते हो। यानी आप क्या कर रहे हो? आपके शरीर को, मुख्यतः आपके लंग्स को, आपके हार्ट को आप उस एयर प्रेशर और आप उस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश वहां पे कर रहे हो। तो ये अक्लेमेटाइजेशन तो वहां पे हो रहा है, लेकिन उतना होने के बावजूद भी जब हम इतने ऊपर वहां पे जा रहे हैं, इतनी ऊंचाई के ऊपर वहां पे जा रहे हैं, तो इतने ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से, एयर प्रेशर कम होने की वजह से, जब हम माउंट एवरेस्ट के आसपास वहां पे जाएंगे, तो जिसे हम कहते हैं मीन सी लेवल, समुद्र के वहां पर जितना प्रेशर होगा, एयर प्रेशर होगा, उस प्रेशर के सिर्फ 1/3 इतना ही एयर प्रेशर वहां पर होता है, माउंट एवरेस्ट के पास वहां पे होता है। यानी 100% के बजाय ओनली 33% इतना एयर प्रेशर वहां पे रहेगा। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 1/3 से भी ज्यादा वहां पर कम हुआ हमें दिखाई देगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के लिए लगेगा, हर एक सेल के लिए लगेगा, ब्रेन के लिए लगेगा, हर एक एक्टिविटी के लिए लगेगा। तो इतने कम ऑक्सीजन में भी हमारी बॉडी उसके साथ जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। वहां पर जो है अक्लेमेटाइजेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन जब इतनी बड़ी ऊंचाई पे हम जाते हैं, तो अलग अलग तरह की बीमारियां भी वहां पर इन गिरियारोहियों को जो है उसका सामना वहां पे करना पड़ता है। कुछ बीमारियां तो ऐसी होती है जिसमें उनकी जान भी चली जा सकती है। तो ये ऐसी बीमारियां कौन सी है जो हेल्थ रिस्क इस ऊंचाई के साथ, इस चढ़ाई के साथ जो है वहां पर एसोसिएटेड है? एक जो है इसे हम कहते हैं हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, दैट इज हैपो, HAPO। हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाई पे होने वाला, पल्मोनरी दैट मींस लंग्स, इडिमा, इडिमा मींस हमारे लंग्स में वहां पर पानी भर जाता है। ऐसी सिचुएशन जहां पर लंग्स में पानी भरा जा रहा है, आप ऊंचाई में चढ़ाई कर रहे हो इसके लिए। ऐसी सिचुएशन जहां पर हाई अल्टीट्यूड सिरेब्रल एडिमा, सिरेब्रल इसका मतलब ब्रेन, हमारे ब्रेन में पानी भर जाता है, हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, और यह जो है जानलेवा कंडीशन वहां पे हो सकती है। क्यों हो रहा है? हाई अल्टीट्यूड की वजह से, ऊंचाई की वजह से। सो हैपो, इस तरह के जो है जानलेवा प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट हो सकते हैं।
इतना ही नहीं, चिल प्लेन्स या फ्रॉस्ट बाइट्स, यानी हमारी जो उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, वो जो है फ्रीज हो जाती है, बहुत बार वो टूट जाती है, गैंग्रीन वहां पे होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। हमारा शरीर भी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है, जो अवेलेबल है हमारे सबसे वाइटल ऑर्गन्स जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन है, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर है, जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है उनको पहले जो है ब्लड पहुंचाने की, उनको पहले जो है एक तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश वहां पे करेगा। और जो एक्सट्रीम में है, बिल्कुल लास्ट में है, ऐसे हमारे टोज, ऐसी हमारी उंगलियां, वहां तक ऑक्सीजन बहुत कम पैमाने में वहां पे पहुंचेगा। इतना ही नहीं, अगर हम ऊंचाई पे वहां पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बहुत कम है, माइनस में टेम्परेचर है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो जब फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्लड वेसल्स है वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे। अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन वहां पे होगा तो वहां पर ब्लड आखिरी पार्ट तक वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, और इसका ही नतीजा हो जाएगा कि वहां पर अलग अलग तरह के चिलब्लेंस, अलग अलग तरह के फ्रॉस्ट बाइट्स वहां पर डेवलप हो जाएंगे। सो चिलब्लेंस हो, फ्रॉस्ट बाइट्स हो, अलग अलग तरह के फ्रीजिंग टेम्परेचर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो, और सबसे महत्वपूर्ण हैको, इस तरह के जानलेवा कंडीशन भी इस माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई के दरमियान वहां पे हो सकते हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए बहुत बार ये सारे गिरियारोही जो है उनके साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पे रखते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है, उसका भी वजन है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हम रखेंगे, कब तक ऑक्सीजन सिलेंडर में का ऑक्सीजन हमें वहां पे काम में आया जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सारा मामला वहां पे है, लेकिन एडवेंचर करना है, लेकिन हमें साहस दिखाना है, इसके लिए हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए वहां पे तैयार हो गए। उससे रिलेटेड रिस्क की जब हम बात करेंगे, इस निर्णय के रिलेटेड रिस्क की जब हम बात करेंगे, तब हमारे सामने आएगा ओवरक्राउडिंग का प्रॉब्लम, तब हमारे सामने आ जाएंगे अलग अलग तरह के हेल्थ रिस्क, तब हमारे सामने आ जाएंगे एक्सीडेंट प्रोन जोन। आफ्टर ऑल हम जो है चढ़ाई जब कर रहे हैं, वहां पे कोई रास्ता तो है नहीं, रिजेस के ऊपर बड़े कठिनाई से हमें ऊपर वहां पे चढ़ना है, और उससे भी महत्वपूर्ण बड़े कठिनाई से ऊपर से हमें नीचे वहां पर उतरना है। ये सारे प्रोसेस में आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओगे। ये सारे प्रोसेस में अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आपका जो है स्किन पूरा टैन वहां पे हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में आपके शरीर के ऊपर बहुत ही सारे विपरीत परिणाम वहां पे होंगे, और उसके बावजूद आप जो है इन डिफिकल्टीज से ऊपर वहां पे जा रहे हो। और निसर्ग का जो है कुछ कह नहीं सकते हैं, अलग अलग तरह के एक्सीडेंट प्रोन सिचुएशंस वहां पर जो है क्रिएट हो सकते हैं, एवलांचेस वहां पे हो सकते हैं, जो हिमनग है वो टूट के नीचे आ सकते हैं, और इसमें जो है मृत्यु भी हो सकती है। और बार बार हमने देखा है कि कई गिरियारोही वहां पर जो है इन एक्सीडेंट्स की वजह से, एवलांचेस की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो ये जो है अलग अलग तरह के रिस्क इस मामले से संबंधित। फिर अगला मामला वहां पे आता है, ये रिस्क है, नेपाल गवर्नमेंट ने ये सारा वहां पे किया है, तो इसको अवॉइड कर सकते थे क्या, इसको हम टाल सकते थे क्या, या इस तरह की जो है वहां पर घटनाएं ना हो, इन गिरियारोहियों की जान वहां पर ना जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। जब हम रेमेडियल मेजर्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आएगी वो है रेगुलेशन बाय ऑथोरिटीज, इन द सेंस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है नेपाल का, या मान लो तिब्बत से संबंधित, या जो अलग अलग अप्रोचेस अलग अलग देशों में से वहां पे है, उन देशों ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। क्योंकि आप जो है एक तरीके से नेचर को चैलेंज करने की वहां पे कोशिश कर रहे हो। मनुष्य प्राणी जो है वहां पर ऑलमोस्ट 8,800 मीटर प्लस ऊंचाई पे वहां पे जाने के लिए नहीं बना हुआ है। हम उड़ नहीं सकते हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन फिर भी एडवेंचरिज्म के लिए अगर वहां पे आप कर रहे हो तो उससे संबंधित जो अलग अलग तरह के ऑथोरिटीज है, नेपाल का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वहां पे होगा, उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स इससे रिलेटेड बनाने चाहिए। और उन रूल्स के अनुसार उन्होंने जो जो गिरियारोही है उनके जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं परमिट देने से पहले उनकी जो है प्रॉपरली जांच पड़ताल वहां पे करना चाहिए। उनको सचमुच में जो है वहां पर इस तरह की पहाड़ी चढ़ने का एक्सपीरियंस है क्या, या दे आर नोवाइस, जस्ट जो है दिल में आ गए इसकी वजह से वहां पे जा रहे हो, तो वहां पे जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस वहां पे ज्यादा है, जान जाने की चांसेस वहां पे ज्यादा है। एंड आफ्टर ऑल सिर्फ पैसे को ना देखते हुए देयर शुड बी लिमिट फॉर द परमिट्स।
900 लोग एक ही वक्त अगर ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो वहां पर दुर्घटना होनी ही होनी है, वहां पे रिस्क का जो है चांस वहां पे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये जिम्मेदारी है इन रेगुलेटिंग अथॉरिटीज की, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नेपाल की, कि जो है देयर शुड बी लिमिट टू परमिट्स। उसके साथ ही देयर शुड बी अ काइंड ऑफ क्लॉज कि देयर हैज टू बी मैंडेटरी गाइड्स। बहुत सारे गिरियारोही वहां पे होते हैं कि हमें लोकल गाइड की कुछ जरूरत नहीं, हमें शेरपा की जरूरत नहीं, हम तो जो है अकेले ही वहां पे चढ़ेंगे। नो, वहां का लोकल टेरेन, वहां की लोकल कंडीशंस, वहां के जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको पता नहीं है, तो इसके लिए शेरपा या लोकल गाइड उनको जो है साथ में वहां पे रहना, यह हमेशा वहां पर फायदे की चीज होती है। तो इन अलग अलग चीजों से संबंधित जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए और इन रूल्स का हर एक गिरियारोही द्वारा स्ट्रिक्टली पालन वहां पे होना चाहिए। लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है कि पैसे के लिए, रेवेन्यू के लिए वहां पर नेपाल गवर्नमेंट जितने सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं उनसे जो है एक तरीके से परमिट के लिए फीस वहां पर जमा कर रहा है और फ्रीली एक तरीके से जो है विदाउट कोई भी जो है अड़चन के उनको परमिट, उनको जो है परमिशन बहाल कर रहा है, जिसके माध्यम से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देन ऑलवेज गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि सेफ्टी ओवर रेवेन्यू, पैसे के पीछे ना भागते हुए इन गिरियारोहियों की सेफ्टी, उनकी सुरक्षितता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार को वहां पर ध्यान में लेना चाहिए। मुख्यतः नेपाल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को इसका वहां पर ध्यान देना चाहिए। यह तो हो गया सरकार के मामले में। हर एक गिरियारोही ने विदाउट एनी फेल डिसिप्लिन, वहां पर ये सारे जो रूल बनाए हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, जिस तरह का अनुशासन, जिस तरह का डिसिप्लिन जरूरी है वो स्ट्रिक्टली वहां पर फॉलो करना ही चाहिए। एक चूक आपकी तो जान जाएगी ही जाएगी। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि इस ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन में कई लोगों की, कई अदर जो बाकी माउंटेनियर्स है, जो बाकी गिरियारोही है, उनकी भी जान इसकी वजह से खतरे में आ सकती है। सो डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू द रूल्स, ये चीज जो है माउंटेनियर्स ने जरूर वहां पर करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि 17 अलग अलग तरह के अप्रोचेस है। मैक्सिमम लोग नेपालीज अप्रोच या तिबेटन अप्रोच उसको प्रेफर वहां पे करते हैं। बाकी भी जो अप्रोचेस है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, कैसे वहां से रिलेटेड जो है अलग अलग सुविधाएं वहां पे प्राप्त की जा सकती है, कैसे जो है अलग अलग गाइड्स वहां पे डेवलप किए जा सकते हैं, कैसे ये रूट्स है उनको डेवलप करने की कोशिश की जा सकती है, कैसे बेस कैंप को डेवलप किया जा सकता है, इसके ऊपर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होके उसको डेवलप करने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर ये चीजें हम करेंगे, इन रेमेडियल मेजर्स को अगर हम वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तब सर्टनली आने वाले समय में एडवेंचरस एक्टिविटी में ह्यूमन बींग्स वहां पर लीड करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहां पर एडवेंचरिज्म के साथ में सेफ्टी, एडवेंचरिज्म के साथ में अलग अलग तरह के ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी, ये भी जो है एक तरीके से इन गिरियारोहियों के सामने एक अवसर या इस तरह के अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटीज हम वहां पर उनके सामने रख सकेंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। मुख्यतः आज की चर्चा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि माउंट एवरेस्ट के लिए जाने के लिए भी ओवर क्राउडिंग है। 1953 में सबसे पहले जब हमें पता है कि एडमंड हिलरी एंड तेनसिंग नोर्गे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है वहां पर सर किया, एक तरीके से उसको स्केल किया 1953 में, तब कभी नहीं सोचा होगा कि हार्डली 1953 से लेकर 2023 70 सालों में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि माउंट एवरेस्ट के लिए जाने के लिए लोगों की वहां पर भीड़ होगी, ओवर क्राउडिंग के प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ेगा। 70 सालों में जो है मामला बदल गया है। समय समय के साथ दुनिया बदल जाती है, समय समय के साथ चीजें बदल जाती है और इसीलिए समय समय के साथ हमने भी बदलना जरूरी है। जो बदलेगा, जो खुद को एडजस्ट करेगा, वही आगे बढ़ेगा। इस विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।